Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Muskan and I am your social science educator. आज हम करेंगे जेंडर रिलीजन एंड कास्ट में चैप्टर 3 which is your chapter 3 में NCERT solutions. Now we have finally completed this chapter and we are moving on to NCERT solutions, MIQs, MCQs, assertion reason based, and that is the most important part and the most exciting part because यही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा. बट उसके पहले let me introduce you this platform. Magnet Brains provide करता है high quality free education from class kindergarten to class 12th in English medium and from class 6 to class 12th in Hindi medium. उसके अलावा हम 5 अदर स्टेट बोर्ड को भी कवर करते हैं which are Delhi, UP, बिहार, MP and राजस्थान बोर्ड. ई नोट्स एंड ई बुक्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो लिंक है उसे क्लिक कर कर आप एक्सेस कर सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट स्टडी. सो यू नीड टू पार्टिसिपेट इन दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर एनसीईआरटीज एंड जहाँ पे ये क्वेश्चंस मैं पढ़ा रही हूँ एंड वहाँ पे जो जहाँ ये लिखे हुए हैं क्वेश्चंस, राइट डाउन व्हाट आई एम टेलिंग एंड राइट डाउन द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ दिस दीज आंसर्स. ठीक है, आंसर्स के की वर्ड्स यू नीड टू मेंशन इन योर NCERT book. So while when you are revising at the end of the exam, आप जब एग्जाम के नियर हैं एंड गो थ्रू कर रहे हैं तो यू जस्ट गो थ्रू द कीवर्ड्स जो क्वेश्चंस में मेंशन है सो दैट यू रिमेंबर इट. क्योंकि सीबीएसई का फेवरेट पार्ट होता है ऑब्वियसली वो एनसीईआरटी में जब वो क्वेश्चन मेंशन है तो हाउ सीबीएसई कैन स्किप इट एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आते हैं क्वेश्चंस. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. मेंशन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन विच वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड और डिसएडवांटेज्ड इन इंडिया. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही बार डील किया अपन ने एंड मैंने बहुत ही विस्तार में समझाया है. तो अगर आपने ये वीडियोस वुमेन रिगार्डिंग डिस्क्रिमिनेशन एंड डिसएडवांटेज इन इंडिया अगर आपने देखी नहीं तो यू शुड स्क्रॉल अप फर्स्ट एंड वॉच ऑल द वीडियोस ऑफ द चैप्टर एंड देन वॉच एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, MIQs, MCQs जो अपन टेस्ट लेंगे इस बार. ठीक है, नाउ लेट्स सी द आंसर. इन इंडिया जैसे मैंने बताया है कि आपको आंसर लिखने का एक पैटर्न फॉलो करना है अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए. एंड क्या पैटर्न था वो? इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, एक लाइन का इंट्रोडक्शन देंगे, बॉडी देंगे, बॉडी में पॉइंट्स में लिखेंगे, पैराग्राफ्स में नहीं लिखेंगे. 1, 2, 3 पॉइंट्स, जितने भी मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से पॉइंटर्स आएंगे. फिर कंक्लूजन, कंक्लूजन भी एक लाइन का होगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बट कंक्लूडिंग स्टेटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्लस अगर कोई डायग्राम जो मैंने बनाया, जैसे मैंने कास्ट हायरार्की का बहुत ही अच्छा डायग्राम आपको मेंशन करवाया था, फिर मैं वेन डायग्राम्स मैंने आपको पढ़ाया था कि दिस कैन बी जेंडर, दिस कैन बी रिलीजन एंड दिस इज़ व्हाट गांधी जी सेड कि जेंडर रिलीजन कैन नॉट बी सेपरेटेड. तो डायग्राम्स मेंशन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगेन मैंने जब चैप्टर पढ़ाया है वहाँ पे मैंने अच्छे से डायग्राम्स मेंशन किए हैं. तो अगेन यू नीड टू स्क्रॉल अप एंड वॉच दोज वीडियोस फर्स्ट एंड देन कम ऑन एनसीईआरटी सॉल्यूशंस वाली वीडियो. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द आंसर. इन इंडिया वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड एंड डिसएडवांटेज इन द फॉलोइंग वेज. देखते हैं कैसे. फर्स्ट पॉइंट, दे आर नॉट provided adequate education, thus the literacy rate among women is just 54%. मैंने आपको क्या बताया था कि एजुकेशन, जैसे अब मैं एक और फॉर्मूला बता रही हूँ, एजुकेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन विद द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन. डेवलपमेंट ऑफ नेशन में क्या आ सकता है? विमेन का डेवलपमेंट, तो अब विमेन का डेवलपमेंट भी लिख सकते हैं यहाँ पे. तो ऐसे मेंशन करना है ये चीज़ कि एजुकेशन जिस कंट्री में अच्छी लेवल की होती है, वुमेन को एजुकेशन दिया जाता है, उस कंट्री में डेवलपमेंट भी होता है. एंड इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, जहाँ पे वुमेन का एजुकेशन लेवल इज वेरी हाई एंड दे एक्चुअली पार्टिसिपेट इन द वर्कफोर्स इन लार्ज अमाउंट. स्कैंडिनेवियन हो गया, अमेरिका हो गया, ठीक है. एंड मैंने और भी कंट्रीज हैं जहाँ पे आप देखेंगे कि वुमेन का एजुकेशन लेवल व्हेन दे आर हाई. इंडिया का एग्जांपल इज बेस्ट केरला. केरला जो एक स्टेट है साउथ में, यू मस्ट नो, वहाँ पे क्या है? एजुकेशन 93-92% समथिंग है, सॉरी ऑल ओवर. ठीक है, एंड वुमेन का भी एजुकेशन बहुत अच्छा है. तभी केरला जो होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देख लीजिए आप, लोग करप्शन इंडेक्स देख लीजिए, तो फ्रीडम, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स देख लीजिए, तो इस पर सबसे ज़्यादा हाई रेटिंग्स होती हैं केरला की, सदर्न स्टेट्स की. Second point, most of the labor done by them is unpaid. Now very important. Where they are paid for their work, they receive lesser wages than men. इसके कारण ही क्या बताया था मैंने? इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट आया था 1976 में during इंदिरा गांधी पीरियड. Why? Because women and men, though they are working equally एक कंपनी में, women employee and male employee आएगा,
तो मेल एम्प्लॉय को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी एंड ज़्यादा वेजेस दिए जाएंगे एज़ कम्पेयर टू फीमेल एम्प्लॉय। ये क्यों हो सकता है? बहुत सारे डिफरेंट रीजंस होते हैं, कंपनीज की अपनी पॉलिसीज एंड ऑल डिफर करती है, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। एंड वुमेन का जो घर पे लेबर होता है, सिंस वो अनपेड होता है तो उसको कोई काउंट नहीं करता। जैसे अपनी जैसे होते हैं ना होम मेकर, अपनी मदर, ओके, तो इफ शी इज अ होम मेकर, उनका लेबर इट्स अनपेड, तो देयरफॉर इट्स नॉट respected or not given credit enough. Third point, due to the preference for the boy child, female feticide is practiced in many parts of the country. So female feticides क्या होता है? fetus क्या होता है? fetus आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, fetus, embryo, zygote जब बनता है वो. fetus is when a woman is pregnant. So a fetus is formed in a belly, obviously in a जो बायोलॉजी में टर्म होता होगा. तो when sex determination is banned in India, but still illegally बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, जो चाइल्ड का सेक्स होता है वो डिटरमाइन करने जाते हैं कि क्या वो मेल है या फीमेल है, एंड बहुत सारी प्रेफरेंसेस रहती हैं कि वो मेल चाइल्ड प्रेफर करते हैं, एंड अगर उनकी फैमिली में ऑलरेडी 2-3 बच्चियां हैं तो दे किल द फीटस, तो उसको क्या बोलेंगे? फीमेल फीटिसाइड. इन ऑर्डर टू व्हाट? फीमेल फीटिसाइड किल करने के लिए व्हाट? दे वांटेड अ सन, तो देयरफॉर दे विल बी किलिंग अ फीमेल चाइल्ड. सो दिस इज व्हाट द थर्ड पॉइंट सेज कि एक डिसएडवांटेज ही है ये फीमेल के अगेंस्ट इंडिया में. सो ड्यू टू द प्रेफरेंस फॉर द बॉय चाइल्ड की प्रेफरेंस के लिए द फीमेल फीटिसाइड इज प्रैक्टिस इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री. Now second question, state different forms of communal politics with one example each. So communal politics, communalism क्या बताया था मैंने कि एक कम्युनिटी है जिसके रिलीजन, वैल्यूज, बिलीव्स, एथिक्स, मॉरल्स सब अलग हैं, एंड वो एक तो सुपीरियर है, उसको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि मैं ही हूं जो हूं, प्लस लेस टॉलरेंट है टुवर्ड्स अदर्स कम्युनिटी. ठीक है, तो ये बी कम्युनिटी है. लेस टॉलरेंट होगी तो इसकी बी कम्युनिटी से पटेगी नहीं, और जब पटेगी नहीं तो एक कम्युनल माइंडसेट डेवलप हो जाएगा कि ओके व्हाई वी शुड सिट विद देम, व्हाई वी शुड कॉम्प्रोमाइज उनके लिए, हम सुपीरियर हैं, हमारी रिलीजन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए. तो दिस कम्युनल माइंडसेट विल लीड टू कम्युनल पॉलिटिक्स. अब इंडिया में इसके डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं, और जब ये एक्सट्रीम पीक पे होता है कम्युनलिज्म, तो दैट इट फॉर्म्स अ वेरी टेरिफिक और बहुत ही गंदा जोन में चल जाता है. दैट इज नोन एज एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म विच इवेंचुअली लीड्स टू वायलेंस, रायट्स, मसैकर. एंड इंडिया में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज हैव एक्चुअली टर्न्ड अगेंस्ट ईच अदर ड्यू टू कम्युनलिज्म. जैसे एक बेस्ट एग्जाम्पल विल बी, मैं एग्जाम्पल इसमें दिया ना जैसे 1 एग्जाम्पल ईच, तो मैं विद टाइम ही बताऊंगी. ओके, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स. फर्स्ट, द एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनल सुपीरियरिटी इन एवरीडे बिलीव्स, कि हमारा रिलीजन सुप्रीम है. हर दिन बिलीव करना कि दैट आर रिलीजन इज सुप्रीम, आर मॉरल्स, वैल्यूज आर वेरी डिफरेंट एंड फ्रॉम अदर रिलीजियस कम्युनिटीज, एंड दे कैन नॉट बी कंपीटेड विथ, क्योंकि हमारा रिलीजन जो है वो हिल के टॉप पे खड़ा है एंड बाकी जो रिलीजन्स हैं वो नीचे खड़े हैं. अब ये जब फीलिंग आ गई तो ऑब्वियसली यू लुक डाउन अपॉन अदर्स रिलीजन, तो you won't respect their sentiments. Okay, militant religious groups are a good example of this. Now militant religious group example strike कर रहे होंगे, example ऐसे mention मत करना because it's a very controversial statement, but militant religious group, जो religious group militant बन जाता है कि मतलब वो किसी हद तक चल जाता है कि okay नहीं, हाँ हमारा religion supreme है, हम उसके लिए लड़ेंगे, we'll actually fight for that. तो वो क्या फॉर्म ले लेते हैं? मिलिटिज्म का, and that can eventually turn into terrorism. Okay, इंडिया में बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे होंगे आपने militant religious groups का actually occupying areas and causing terrorist attacks. Okay, B, the desire to form a majoritarian dominance or a separate state, बहुत ही prevalent अभी है. एक डिज़ायर बन जाती है कि हमारी कम्युनिटी अलग है, हमारे बिलीव्स अलग हैं, हमें एक अलग नेशन चाहिए. और इसका क्लाइमेक्स आपको कब देखने मिला था कि हमें एक अलग नेशन चाहिए? व्हेन पाकिस्तान वाज फॉर्म्ड इन आफ्टर पार्टीशन ऑफ 1947. पार्टीशन क्यों हुआ था? क्योंकि
what Muslims that time believe कि हमें एक separate nation चाहिए, तो ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान was formed, जहाँ पे उनका national religion क्या रखा गया था, इस्लाम. इंडिया का क्या रखा गया था, कुछ national religion नहीं था. इंडिया was declared a secular nation for this very reason. So therefore the desire to form a majoritarian dominance कि उस religion की अब majority होगी और a separate state is very important. Separatist leaders and political parties in Jammu and Kashmir and Central India are an example of this. ठीक है, मैंने जैसे बताया कि ये विद इन इंडिया का कॉन्टेक्स्ट दिया है, बट पार्टीशन भी आप मेंशन करेंगे तो इट विल बी करेक्ट. द यूज ऑफ रिलीजियस सिंबल्स एंड लीडर्स in politics to appeal to the voters. This technique is applied by many politicians to influence voters from the two largest religious communities in the country. कौन सी two largest? Hindu and Muslim community. These are the two largest religious community in India, and Hindu leaders and Muslim leaders दोनों ही अपने क्या religious symbols and sentiments use करते हैं to woo the voters. Woo as in कि आप हमें वोट देंगे तो हम आपके रिलीजन के लिए करेंगे, विच इज़ एक्चुअली नॉट एथिकली एंड मॉरली करेक्ट, बिकॉज आप रिलीजन को एक जरिया बना रहे हैं दूसरे इंसान को इन्फ्लुएंस करने का, एंड दैट्स एक्चुअली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट प्रोडक्ट ये आपको प्रोहिबिट करता है ये चीज़ करने से, बट स्टिल पॉलिटिशियंस डू बिकॉज रिलीजन इज द लार्जेस्ट वोट बैंक, याद रखना. फोर्थ, इन एडिशन टू ऑल दिस, कम्युनल पॉलिटिक्स कैन टेक द फॉर्म ऑफ कम्युनल वायलेंस. ये क्या है, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म जब टर्म ले लेता है तो उसको कम्युनल वायलेंस बोलते हैं. एंड राइट्स लाइक द राइट्स इन गुजरात इन 2002. ऐसे ही एक और राइट आपने सुना होगा, बाबरी मस्जिद डिमोलिशन. तो दिस वाज आल्सो अ debate between actually a conflict between Hindus and Muslims, and Gujarat riots जो हुए थे 2002 में, and that time Narendra Modi was the chief minister of Gujarat state, and this actually was a black spot बोल सकते हैं उनकी गवर्नमेंट में जब ये हुआ था, क्योंकि बिकॉज दैट क्राइम गुजरात राइट्स के चलते बहुत लोग मारे गए थे, हिंदूज एंड मुस्लिम्स बोथ. तो ठीक है, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म विल बी योर कम्युनल वायलेंस, जो क्या करेगा, रायट्स, मसाकर एंड जेनोसाइड भी बोल सकते हैं. एंड उसके एग्जाम्पल मैंने देख लिया, गुजरात राइट्स इन 2002 एंड बाबरी मस्जिद डिमोलिशन. एंड एक और एग्जाम्पल अगर आपको मेंशन करना है तो मेंशन मॉब लिंचिंग एक्टिविटी. मॉब लिंचिंग क्या होती है, ये एक मॉब है. मॉब और क्राउड में डिफरेंस क्या है, क्राउड वर्सेस मॉब. मॉब को लगता है कि अब जो करना है हमें ही करना है, वो लॉ एंड ऑर्डर सब भूल भाल जाते हैं एंड वो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथों में ले लेता है. तो अगर एक इंसान है जो क्रिमिनल है और वो मॉब से सराउंडेड है, तो मॉब क्या करेगा, उसका पुतला नहीं जलाएगा, वो उसको ही जला देगा उस इंसान को. तो देयरफॉर मॉब इज वेरी एरोगेंट, वेरी वायलेंट, एंड जब मॉब ये वायलेंस क्रिएट करता है तो उसे मॉब लिंचिंग बोलते हैं. ठीक है, कि क्राउड एंड मॉब, क्राउड इज नॉट दैट एरोगेंट, नॉट दैट violent enough as compared to mob. ठीक है, mob lynching is a practice, it's a very violent practice, and उसके लिए फिर वही है section 144 पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर, बहुत चीज़ें लग जाती है जहाँ पे मॉब लिंचिंग हो रही रहती है. वो फीमेल के साथ हो सकती है या फिर मेल के साथ भी हो सकती है. एंड आपने हिस्ट्री में सुना होगा या फिर करंट सिनेरियोज में जब जहाँ कुछ भी मॉब लिंचिंग होती है एक्टिविटीज़, यू मस्ट हैव हर्ड. अगर नहीं सुना है तो अगली बार से ध्यान रखना कि दीज एक्टिविटीज़ हैपन. एंड ऐसा कुछ मैम ने बताया था कि क्राउड एंड मॉब में क्या डिफरेंस होता है. तो व्हेन मॉब क्या है, क्राउड जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है कि हमें ये चीज़ सुधार करनी है, एंड वो पर्सन क्राउड में प्रेजेंट है, तो उसको मार डालेंगे एंड उसको एक्चुअली जला भी देंगे. तो दिस इज व्हाट, उनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, वो लॉ एंड ऑर्डर जुडिशरी का काम था कि वो अगर डेथ पेनल्टी देता तो समझ भी आता, पुलिस अगर मारती एनकाउंटर में या फिर जो भी एवरीथिंग तो वो समझ आता. बट मॉब जब अपने हाथ में, क्राउड अपने हाथ में वो चीज़ ले लेता है लॉ एंड ऑर्डर का, दैट बिकम्स मॉब लिंचिंग. ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. State how caste inequalities are still continuing in India. कास्ट इनइक्वालिटीज अपन ने डिटेल में पढ़ा था, अगर नहीं पढ़ा है तो ऊपर जो वीडियो है उसे जाके देख लीजिए. कास्ट इनइक्वालिटीज क्या बोलता है, मैंने आपको एक पिरामिड बना के कितनी बार सिखाया था, क्योंकि ये पिरामिड क्या बताता है अपन को, डिफरेंट कास्ट हायरार्कीज ऑफ इंडिया.
मैंने क्या टर्म्स बताए थे यूज किए थे कास्ट के लिए? कास्ट पहली बात तो इंट्रिंसिक है इंडिया से, आप इंडिया में ही देख सकते हैं कास्ट को, एंड कास्ट का हायरार्की, ठीक है। एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो होता है इट इज ऑल्सो वेरी इंट्रिंसिक टू इंडिया, की कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो अपना आर्टिकल 15 प्रोहिबिट करता है ऑब्वियसली, बट वी स्टिल सी व्हाट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। सो कास्ट हायरार्की में आई टोल्ड यू कि दिस टॉप पोजीशन इज ऑक्यूपाइड विद ब्राह्मण्स। ये डायग्राम बना लीजिए इस क्वेश्चन के बगल में, क्योंकि अगर कुछ भी क्वेश्चन आता है कास्ट इनइक्वालिटी से, यू नीड टू ड्रॉ दिस डायग्राम टू फेच मोर मार्क्स, ओके। कास्ट क्षत्रिय सेकंड, वैश्यस एंड शूद्रास, okay. State how caste inequalities are still continuing in India. Caste inequalities have not completely disappeared from India. Even today most people marry with their own caste or tribe. Despite constitutional prohibition, untouchability has not ended completely. ठीक है? Even today people जो होंगे, आपने देखा होगा कि Brahmins want to marry inside their own caste, that is other Brahmins. इसका एग्जाम्पल दे दूं कि अगर एक शर्मा फैमिली है तो दे विल बी विलिंग टू मैरी अ दुबे फैमिली जो दोनों सेम कास्ट के, इंस्टेड ऑफ अ राजपूत फैमिली। राजपूत कौन सा है? क्षत्रिय कास्ट है, ओके, ठीक है। डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशन, अनटचेबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशन कौन सा है? आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 क्या करता है? मैंने बताया था, बैन्स ऑल फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी इन एब्सोल्यूट टर्म्स। एब्सोल्यूट टर्म्स में वाया स्टेट और वाया इंडिविजुअल, ये स्टेट पे भी अप्लाई होता है एंड इंडिविजुअल पे भी, कि अगर आप अनटचेबिलिटी कर रहे हैं, किसी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं वाया दिस रीजन, देन यू कैन बी स्यूड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, फंडामेंटल राइट, ओके। अनटचेबिलिटी बट स्टिल एग्जिस्ट करती है। Education is not easily available to the so-called low caste. So-called क्यों लगाया है? क्योंकि we do not use the term so-called. अगर एग्जामिनेशन में आप टर्म मेंशन करेंगे तो you can use vulnerable sections of society to designate low caste people. Okay? Education क्या है? अवेलेबल नहीं है. We saw डेटा वाइज NSO का डेटा था जो बताता है कि एजुकेशन जो है वो कहाँ रिस्ट्रिक्ट है? टॉप की 2 कास्ट में। ओके, एजुकेशन कहाँ रिस्ट्रिक्ट थी? टॉप की 2 कास्ट में, ओके। इकोनॉमिक स्टेटस इज क्लोजली लिंक्ड टू द कास्ट सिस्टम। वी ऑल्सो सॉ कि स्टार्टिंग की ये जो 3 कास्ट थी वो मेजॉरिटी ऑफ द इकोनॉमिक पोस्ट होल्ड करती थी, वाइल शूद्रास वर असाइन्ड व्हाट? मीनियल जॉब्स, लो पेइंग जॉब्स, दैट व्हाट हेल्प नहीं, एक्चुअली उन्हें फोर्स किया एक वे में कि वहीं वो रिटेन रहे एंड वो बढ़ ना पाए वाली चीज। तो इसीलिए इकोनॉमिक स्टेटस इज क्लोजली लिंक टू द कास्ट सिस्टम। आप देखेंगे कि ब्राह्मण्स एंड क्षत्रिय में मेजॉरिटी ऑफ द रिच पीपल यू विल फाइंड, ये अपने डेटा से भी पढ़ा था। रिच पीपल आर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम फाउंड इन ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियस, एंड पुअर इज एसोसिएटेड विद द लोअर कास्ट, सो कॉल्ड लोअर कास्ट शूद्रास, ओके। बट ये हर जर्नलाइज नहीं है। वी ऑल्सो सॉ कि ब्राह्मण्स में आपको पुअर ब्राह्मण्स भी मिलेंगे। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था सुधामा जी का, पास्ट का थोड़ा एग्जाम्पल है, बहुत हिस्टोरिकल एग्जाम्पल है कि ही वॉज अ ब्राह्मण, कृष्ण जी के फ्रेंड जो सुधामा जी थे, बट ही वॉज अ पुअर ब्राह्मण। तो ऐसा नहीं है कि हर ब्राह्मण जो होगा वो रिच होएगा, ठीक है। वैसे शूद्रास में ड्यू टू एजुकेशन अवेलेबिलिटी या फिर रिजर्वेशन बाय गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज हैव गिवन टू शूद्रास, एंड उन्होंने क्या एस्टैब्लिश किया अपने आप को, एंड कुछ शूद्रास रिच भी बन गए हैं ड्यू टू मे बी स्टार्टअप्स। क्योंकि स्टार्टअप्स मैंने क्या बताया था, कॉर्पोरेट क्या देखता है? कॉर्पोरेट आपका टैलेंट देखता है, वो ये नहीं देखेगा कि आप कौन से कास्ट से बिलोंग करते हो, ओके। बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये सेंटेंस ये बताना चाह रहा है कि इकोनॉमिक स्टेटस इज क्लोजली लिंक्ड टू द कास्ट सिस्टम। दैट मीन्स अपर कास्ट आर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम रिच एंड द लोअर कास्ट आर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पुअर। In modern India, like in pre-independence India, the poor are mostly in the low caste while the rich are the high caste, thereby showing that caste inequalities are still continuing in India. जो मैंने अभी explain किया वही पूरा
डिट्टो वही सेंटेंस यहाँ पे बताया गया. ओके, इफ यू वांट टू टेक जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, ड्रॉ दिस डायग्राम, एंड इफ यू वांट टू मेंशन कि ऐसे बना के कि दीज आर गुड वेल ऑफ पीपल, देन यू कैन ड्रॉ दिस ऑल्सो. ठीक है, कि मेजॉरिटी आर रिच, ऐसे लिख देना. majority are poor. Take a screenshot. Okay, screenshot ले लिया. Now moving to next question. State 2 reasons to say that caste alone cannot determine election results in India. अब क्या 2 reasons पूछे गए हैं? 2 reasons ऐसे बताइए कि कास्ट जो है अलोन डज नॉट डिटरमाइन इलेक्शन रिजल्ट्स इन इंडिया. आंसर देखते हैं. इंट्रोडक्शन क्या बोलता है? कास्ट अलोन कैन नॉट डिटरमाइन इलेक्शन रिजल्ट्स इन इंडिया बिकॉज नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हैज अ क्लियर मेजॉरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट. ये मैंने आपको पढ़ाया भी था कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट में कि एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होता है. ये इंडिया है. I've told you time and again, इंडिया को डिवाइडेड है मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी में. ऐसे नहीं, बहुत छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है. कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है? एक जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी डीलिमिटेशन कमीशन होती है, वो डिमार्केट करती है बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी. अब डीलिमिटेशन वाया एक्ट बनती है, पार्लियामेंट बनाती है, एंड हर 10-15 साल में बनती है. 10 साल 15 साल में, बहुत सालों से नहीं बनी है, बट वो अपन बात छोड़ देते हैं. तो क्या होता है, जैसे अपन कॉन्स्टिट्यूएंसी 1 ले लेते हैं. अब इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक लीडर बनेगा, दैट इज पॉलिटिकल लीडर. तो यहां इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने भी लोग हैं दे इलेक्ट वन पॉलिटिकल लीडर. बीट श्याम को उन्हें इलेक्ट किया एज अ पॉलिटिकल लीडर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी 1. ओके, तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी इसलिए डिमार्केट की जाती है जिससे इलेक्शन प्रोसेस इजी हो जाए. बिकॉज पूरे इंडिया का एक साथ तो इलेक्शन हो नहीं सकता, कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज होता है. तो ये बोला गया कि नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हैज अ क्लियर मेजॉरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट. तो आप ऐसा तो सोच नहीं सकते. आपको पता है कि माइग्रेशन क्या होता है? लोगों का मूवमेंट वाया इंटरस्टेट होता है, इंट्रास्टेट होता है. इंटरस्टेट क्या होता है? माइग्रेशन एक स्टेट से दूसरी स्टेट, मतलब एमपी से यूपी जाना इज इंटरस्टेट. इंट्रास्टेट माइग्रेशन क्या होता है? इंट्रास्टेट मतलब एक ही स्टेट में, ये एक स्टेट है, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट जाना इज इंट्रास्टेट विद इन अ स्टेट. तो ऐसे माइग्रेशन बहुत होता है एज यू नो. तो माइग्रेशन जब होता है तो वो पर्सन जो है डिफरेंट कास्ट के होते हैं. वो कास्ट देख के तो माइग्रेट करेंगे नहीं कि इस डिस्ट्रिक्ट में हमारी कास्ट की मेजॉरिटी ज्यादा है तो हम यहाँ इस डिस्ट्रिक्ट में माइग्रेट करेंगे. दैट इज नॉट अ केस. क्या देखकर वो माइग्रेट करता है? इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की, पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी उन्हें किस स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में मिल रही है, दे विल प्रेफर दैट डिस्ट्रिक्ट या फिर दैट स्टेट. और भी अदर रीजंस होते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इकोनॉमिक रीजंस की वजह से ही लोग माइग्रेट करते हैं, कास्ट नहीं. तो ऐसे क्या होएगा? इंटरमिंगल हो जाएंगे बहुत सारे कास्ट. तो इंडिया में एक कोई भी ऐसी डिस्ट्रिक्ट नहीं है या कोई सा भी ऐसा स्टेट नहीं है या कोई सी भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है जहाँ पे एक सिंगल कास्ट का डोमिनेंस हो. डोमिनेंस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम लीडिंग दैट स्टेट. ओके, सेकेंड, नो पार्टी विंस ऑल द वोट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कास्ट. ये क्यों होता है? क्योंकि इंडिया में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम फॉलो होता है. फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या होता है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर 30 नहीं मेजॉरिटी देखते हैं 50% वोट्स अगर शाम को मिले हैं तो शाम विल बी डिक्लेयर्ड अ विनर. फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम. एंड यहाँ जो बाकी का जो 51% मान लेते हैं, 51% वोट्स
जो है, जो शाम को मिलने, तो शाम में डिक्लेयर्ड अ विनर, बिकॉज जो बाकी के मेंबर्स हैं उन्होंने क्या मेजॉरिटी मार्क क्लियर नहीं किया, जस्ट बिकॉज शाम ने मेजॉरिटी वोट्स जीते हैं इसलिए शाम को एज अ लीडर, पॉलिटिकल लीडर वहां का बना दिया जाएगा। बिकॉज एंड इन सब लोग, जो जितने भी लोग, ये 49% जिन्होंने वोट किया उनका कंसिडर नहीं होएगा वोट, मतलब उनका वेस्ट ही हो जाएगा एक काइंड, क्योंकि उनने किसी और पॉलिटिकल लीडर के लिए वोट किया था बट वो तो सेलेक्ट नहीं हुए। बट इंडिया में क्या है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, सो नो पार्टी विंस ऑल द वोट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कास्ट। तो ऐसा होगा कि एक डिस्ट्रिक्ट में मल्टीपल कास्ट प्रेजेंट होता है। आपको फर्स्ट ही स्टेटमेंट बता रहा है कि देयर आर मल्टीपल कास्ट इन सेम डिस्ट्रिक्ट। तो जब मल्टीपल कास्ट होंगे तो वो मल्टीपल अपने पॉलिटिकल लीडर्स को वोट करेंगे। हिंदूज विल मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वोट फॉर हिंदूज, मुस्लिम्स कैन वोट फ्रॉम मुस्लिम्स, सिख्स कैन वोट फ्रॉम सिख्स, क्रिश्चियंस अपने लिए। एंड जब एक डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट कास्ट हैं, डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप हैं और डिफरेंट लोगों के लिए वोट कर रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में वो एक पर्टिकुलर सारे वोट जो हैं, जितने लोग वहां पे प्रेजेंट हैं, वो सिर्फ एक ही पार्टी को दे, क्योंकि डिफरेंट पार्टीज भी अवेलेबल होंगी। ओके, तो these are two reasons that shows कि caste alone cannot determine election results in India, because India is a multicultural plus multi-religious nation। कंक्लूजन में लिख सकते हैं आप, ठीक है, राइट दिस इन कंक्लूजन। ओके, now fifth question, what is the status of women's representation in India's legislative bodies? legislative bodies में इंडिया का रिप्रेजेंटेशन क्या है? इसके पहले मैं एक चीज बता दूं कि 1992 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आए थे which were 73rd and 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। CAA का फुल फॉर्म है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। इसने क्या इंट्रोड्यूस किया? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, PRI इंट्रोड्यूस किया। किसने? 73rd ने। एंड 74th ने क्या किया? म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है। कहा किया? अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। अब इसमें एक सेक्शन मेंशन था कि 33% विच इज 1/3 ऑफ द सीट्स इन पंचायत is reserved for women। ठीक है, ये देखिए, अगर आपने पंचायत सीरीज देखी होगी, इट्स अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स एंड ऑल दैट, उसमें भी जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट है उस स्टोरी सीरीज की, दैट इज ऑल्सो अ विमेन कैंडिडेट इन पंचायत। उनकी एक पंचायत रहती है एंड उसको लीड कौन करती है? एक फीमेल विमेन। क्यों? बिकॉज पंचायत आफ्टर दिस अमेंडमेंट जो पंचायत बनी गई थी उसमें कंपल्सरी था कि 33% ऑफ द सीट्स इन पंचायत शुड बी रिजर्व्ड फॉर वुमेन। अब इसने क्या स्टार्ट कर दिया? रिजर्वेशन ऑफ सीट। कब स्टार्ट हुआ? 1992 में। एंड अभी रिसेंट में 2023 में एक एक्ट आया, दैट इज वुमेन रिजर्वेशन एक्ट। इसने कहा पंचायत PRI में इंट्रोड्यूस करवाया प्लस म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है। एंड 2023 में अभी अपन ने पढ़ा था कि वुमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023 में रिजर्व किया। एंड इसने कहा इंट्रोड्यूस किया? लोकसभा में एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। क्या? रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन। सो व्हाट इज द स्टेटस ऑफ वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन इंडियाज लेजिस्लेटिव बॉडीज? पूछा गया लेजिस्लेटिव बॉडीज में। तो अब दो रिप्रेजेंटेशन आगे हैं। पहला 1992 में किसने स्टार्ट करवाया था? पंचायत में। पंचायत लोकल है, देखो ऐसे चलते हैं अपन, सेंटर ये है, उसके बाद स्टेट आता है एंड ये लोकल। तो लोकल में सबसे पहले अपन ने इंट्रोड्यूस करवाया 1992 में। सेंटर एंड स्टेट में रिसेंट में 2023 में क्या आया है? विमेन रिजर्वेशन एक्ट, जिसने क्या बोला है? 33% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर विमेन कैंडिडेट्स। सेंटर एंड स्टेट,
सेंटर एंड स्टेट का रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन कब आया है? 2023 में, ठीक है। कौन सी बॉडीज के लिए आया है? लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। टेक अ स्क्रीनशॉट। So let's see the answer. When it comes to representation of women in legislative bodies, India is among the bottom group of nations in the world. Women's representation has always been less than 10% in Lok Sabha and 5% in state legislative assembly. ये क्या है? इंट्रोडक्शन। अगर आपको याद हो तो अपन ने एक ग्राफ पढ़ा था जहां पे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ने एवरेज वर्ल्ड मार्किंग जो थी, जहां पे विमेन का रिप्रेजेंटेशन दिखाया था, दैट वाज समथिंग 26%, ये 27, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस परसेंट, बट स्कैंडिनेवियन ने टॉप किया था। उसके बाद यूरोप एंड यूएसए आए थे जो बॉर्डर पे दे वर क्रॉसिंग, बट दे वर स्टिल क्रॉसिंग। उसके बाद सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज थी, अफ्रीकन, एंड इंडिया लास्ट में था, विच वॉज समथिंग 5%, यस 5%। क्या था 5% इंडिया में? women representation in politics, representation in legislative bodies या politics बोल सकते हो, क्या? तो आप देख सकते हैं कि इंडिया अफ्रीकन कंट्रीज से भी कम है, बल्कि अफ्रीकन कंट्रीज में आप मेजॉरिटी ऑफ द टाइम देखेंगे तो दे आर एक्चुअली बिहाइंड इंडिया इन मेनी टर्म्स, लाइक बीट डेवलपमेंट, बीट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स, या फिर जीडीपी ग्रोथ रेट, एवरीथिंग। बट इंडिया इज स्टिल बिहाइंड अफ्रीकन कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन, यूएस एंड यूरोप तो आप छोड़ ही दीजिए, बट 5% इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन इन पॉलिटिकल एरियाज, दैट इज आर लेजिस्लेटिव बॉडीज, विच इज वेरी लो। नेशनल एवरेज से तो और ही कम। On the other hand, the situation is different in the case of local government bodies. जैसे मैंने आपको बताया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में, as 1/3 of seats in local government bodies, पंचायत and municipalities is reserved for women. There are more than 10 lakh elected women representatives in rural and urban local bodies. Since 1992 में इंट्रोड्यूस हो गया था 73rd and 74th Constitutional Amendment Act, जिसने क्या बोला था, उसका एक फीचर क्या था कि 1/3 सीट, which is 33% of the seats will be reserved for women in municipality and पंचायत देखो, हाँ डिफरेंस बता दूं, रूरल एरियाज में पंचायत बनेंगी और यही पंचायत जब अर्बन एरियाज होंगी ना, अर्बन डेवलपमेंट जैसे दिल्ली, भोपाल, मुंबई, तो वहां पे म्युनिसिपैलिटीज बन जाएंगी। अब वो डिफरेंट और भी फॉर्म्स होते हैं, बट अभी आपको यही जानना है कि म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत में डिफरेंस क्या है। रूरल एरियाज में पंचायत बनेगी और वही सेम बॉडी अर्बन एरियाज में म्युनिसिपैलिटीज बनेगी, ठीक है। पर तो कब हुआ था ये? 1992 में आया था, और अभी प्रेजेंट में 2023 में क्या आया है? स्टेट लेजिस्लेटिव एंड लोकसभा की रिप्रेजेंटेशन का रिजर्वेशन नंबर 33% सीट्स रिजर्व की गई है फॉर वुमेन वाया विमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023। ओके, वी स्टडीड इन द लेक्चर बुक में मेंशन्ड ये चीज, तो वी नीड टू स्टडी दैट आल्सो। ओके, मेंशन एनी 2 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दैट मेक इंडिया अ सेक्युलर नेशन। क्या है अब सेक्युलर नेशन के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस? देखते हैं। 2 constitutional provisions that make India a secular nation are: the Constitution provides to all individuals and communities freedom to profess, practice and propagate any religion or not, or to follow any। मतलब एथीस्ट बनने की भी इजाजत देती है कौन? कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 से 26, 27, 28 रिलीजियस फ्रीडम प्रोवाइड करता है इंडिया में। एंड ये 4 आर्टिकल्स जो है दे आर फंडामेंटल राइट्स। मतलब आर्टिकल 25 इज अ फंडामेंटल राइट। अगर इसको वॉयलेट करेगा कोई इंसान तो यू कैन डायरेक्टली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर ऑफ आवर फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन वाया आर्टिकल 25 प्रोटेक्ट करता है क्या, कि बताते हैं इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। सेक्युलरिज्म का क्या बताया था मैंने मीनिंग आपको, कि इंडिया का कोई नेशनल रिलीजन नहीं है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन कुछ नहीं। इंडिया इज अ मल्टी रिलीजियस कंट्री एंड हम सारे डिफरेंट रिलीजन ग्रुप को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं,
प्लस जो माइनॉरिटी रिलीजियस ग्रुप है उनको एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस देने के लिए स्टेट कैन इंटरवीन उनकी फंडिंग में, उनकी एजुकेशन में, प्लस उनके जो भी उनको ज़रूरत है उन चीज़ों में. ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट देख लिया. सेकेंड इज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन. ये कौन सा था? देखो ये आर्टिकल 25 हो गया. एंड सेकेंड इज योर आर्टिकल 15 जिसपे एक मूवी भी थी. आई टोल्ड यू गाइज टू वॉच इट एंड बट स्टिल इट डजंट मैटर. मैं इसका जिस्ट बताती हूँ कि आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ. बीच में क्या है? सी, दैट इज योर कास्ट. तो prohibits discrimination on the grounds of religion, caste, I'm sorry, caste तब पढ़ा था, caste in politics, race, religion, okay, religion भी एक क्राइटेरिया है किसका? डिस्टिंक्शन नहीं, अपन सेक्युलरिज्म पढ़ रहे. ओके, सेक्युलरिज्म किससे रिलेटेड है? हमेशा याद रखना, रिलीजन से. ठीक है, तो आर्टिकल 25 बोलता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट करता है कि आप कुछ भी कोई सा भी रिलीजन, यू हैव फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपगेट एनी रिलीजन. ठीक है, एंड आर्टिकल 15 बोलता है प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ. तो रिलीजन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी आर स्टडिंग सेक्युलर स्टेट. कास्ट अभी के लिए छोड़ दीजिए. Now, MCQ questions. When we speak of gender divisions, we usually refer to A. Biological difference between men and women, unequal roles assigned by the society to men and women, unequal child sex ratio. Child sex ratio क्या बताया था मैंने? हर 1000 मेल चाइल्ड पे कितनी फीमेल्स आर गेटिंग बॉर्न एंड सर्वाइविंग टिल इन्फेंसी. ओके, चाइल्ड सेक्स रेशियो होता है. जैसे ये हर 1000 मेल चाइल्ड पे 990 फीमेल या गर्ल चाइल्ड आर बॉर्न. ये है चाइल्ड सेक्स रेशियो. एब्सेंस ऑफ वोटिंग राइट्स फॉर विमेन इन डेमोक्रेसी. एमसीक्यू अटेम्प्ट करने से पहले आई वुड सजेस्ट टू पीपल ऑल्सो दैट यू शुड पार्टिसिपेट एंड राइट डाउन इन द कॉमेंट्स आपके जो आंसर्स है. आई विल गिव यू 5 to 7 seconds टू टाइप डाउन द आंसर जिससे यू विल पार्टिसिपेट. बिकॉज व्हेन यू पार्टिसिपेट ना, आपका योर ब्रेन विल फंक्शन. जस्ट आप लिसन सुनेंगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. यू नीड टू पार्टिसिपेट जिससे वो एनग्रेन हो जाए आपके माइंड में, क्योंकि दैट टर्म मैम टोल्ड ऐसे ऐसे, तो यू नीड टू रिमेंबर दिस. ओके, सो यू हैव 5 seconds जस्ट टू राइट डाउन योर आंसर्स. लेट्स सी आंसर क्या है. सो unequal roles assigned by the society to men and women. जेंडर डिविजन्स की जब बात करेंगे, अपन ने डिवीजन ऑफ लेबर की बात की थी, राइट? डिवीजन ऑफ लेबर किसके एसोसिएटेड थी? सोसाइटी में. तो सोसाइटी में क्या है? सोसाइटी ने क्रिएट किया डिवीजन बिटवीन मेल एंड फीमेल्स. ओके, मेल्स को बोला गया है कि दे नीड टू अर्न, फीमेल्स को बोला गया है कि उनको हाउस होल्ड चोर्स करना है, बच्चे संभालना है, बच्चे बड़े करना है. तो ये डिवीजन किसने क्रिएट किया है? सोसाइटी ने. तो ये जब पॉलिटिकल सेंस में आएगा, दैट इज सिविक्स के सेंस में, तो अनइक्वल रोल्स असाइन्ड बाय द सोसाइटी इज मोर इंपॉर्टेंट टू मेन एंड वुमेन. ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, इन इंडिया सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर विमेन इन लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, थर्ड इज कैबिनेट एंड फोर्थ इज पंचायत राज बॉडीज. आंसर लिखो लिखो. आई नो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट हो सकता है क्योंकि रिसेंट में ही 2023 में मैंने अभी बताया कि लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है वुमेन को. मतलब रिजर्वेशन ऑफ वुमेन, तो इधर दो भी है. एंड 1992 में मैंने क्या बताया था कि 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया था पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटीज में, लोकल बॉडीज में. तो आंसर यहाँ पे इट्स मेंशन पंचायती राज इलेक्शंस. बट अगर अब ये क्वेश्चन आ सकता है बिकॉज रिसेंट का फिनोमेना एंड आपके बुक में मेंशन्ड है, रिसेंट एनसीईआरटीज जो हैं वहाँ पे वो मेंशन्ड है ये चीज़. तो दैट्स वाई ये थोड़ा ट्रिकी बन जाता है. बट सिंस ये मेंशन्ड है तो यू नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन आंसर. ठीक है, तो ये 3 जगह अब बन गया. अब अगर पूछा जाए कि इन इंडिया सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन,
आर नॉट रिजर्व्ड, नॉट रिजर्व्ड आएगा कैबिनेट्स, क्योंकि अब यहां 3 रिजर्व हो चुकी हैं. ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन द मीनिंग ऑफ communal politics. Communal politics is based on the belief that one religion is superior to that of others. People belonging to different religions can live together happily as equal citizens. Happily is the keyword. Followers of a particular religion constitute one community. And fourth is state power cannot be used to establish the domination of one religious group over others. Your time starts now. Just type down your answers. क्या पूछ रहे हैं? मीनिंग ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स. कम्युनल पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन व्हाट बिलीफ पूछ रहे हैं. लेट्स सी द आंसर. तो यू यहाँ पे क्लब्ड है आंसर. दीज मेनी रीजंस जो कम्युनल पॉलिटिक्स जिस चीज को बताता है, यू नीड टू चूज. लेट्स सी व्हाट्स द आंसर. ए एंड सी इज करेक्ट. अब देखते हैं क्यों. ओके, A and C. One religion is superior to that of others. मैंने क्या बोला था? कम्युनल पॉलिटिक्स क्यों अराइज होता है? क्योंकि एक पर्टिकुलर रिलीजन को क्या हो जाता है? सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, कि मैं दूसरे रिलीजन से ज्यादा बेटर हूं इन मेनी टर्म्स, वैल्यूज, बिलीव्स एंड ऑल एवरीथिंग. ठीक है. फॉलोअर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन कॉन्स्टिट्यूट वन कम्युनिटी. कम्युनलिज्म क्यों होता है? मैंने कम्युनल का शॉर्ट फॉर्म क्या बताया था? किससे? कि 2 कम्युनिटीज अज्यूम करना, ए कम्युनिटी ए एंड दूसरी कम्युनिटी बी. ए कम्युनिटी के लोग एक साथ होंगे एंड दे विल बिलोंग टू सेम पर्टिकुलर रिलीजन. ठीक है, एक पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करेंगे. उनकी बिलीव्स, वैल्यूज एंड जो भी एथनिसिटी होगी दैट विल बी सेम. दे माइट बी द फॉलोअर्स ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन कॉन्स्टिट्यूट वन कम्युनिटी. मतलब एक कम्युनिटी को दे विल बी फॉलोइंग. ठीक है, तभी वो लोग टॉलरेंट नहीं होंगे बी कम्युनिटी से, क्योंकि उसकी बिलीव्स, वैल्यूज डिफरेंट होंगी. ओके, सो ए एंड बी आर करेक्ट. बी सॉरी, ए एंड सी आर करेक्ट. बी एंड सी क्यों करेक्ट नहीं है बताती हूँ. क्योंकि पीपल बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन कैन लिव टुगेदर हैप्पीली एज इक्वल. अभी मैंने क्या बताया कि ए कम्युनिटी के पास क्या थी? लेस टॉलरेंट पावर. दे वर लेस टॉलरेंट टुवर्ड्स बी कम्युनिटी, राइट? बी कम्युनिटी, दैट्स वाई हैप्पीली तो दे वो सोचेंगे ही नहीं कि हम हैप्पीली नहीं रह सकते. नाउ स्टेट पावर कैन नॉट बी यूज्ड टू एस्टैब्लिश द डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप ओवर अदर. ये स्ट्रिक्टली रॉन्ग है एंड यू नो द रीजन कि स्टेट पावर जो है वो यूज नहीं की जाती टू एस्टैब्लिश डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप ओवर अदर. ये कम्युनलिज्म इंट्रिंसिक है, मतलब पीपल रिलेटेड है. स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन वन कम्युनिटी और द अदर कम्युनिटी. स्टेट कभी देखा हिंदूज एंड मुस्लिम में डिस्टिंग्विश करते नहीं ना, या सिख्स या क्रिश्चियंस में, दे कैन नॉट. सो ए एंड सी आर करेक्ट. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10. Which among the following statements about India's constitution is wrong? Wrong पूछा है तो just underline the word wrong multiple times. It prohibits discrimination on grounds of religion. क्या बताया था मैंने? आर्टिकल 15 सही है. Wrong पूछा है, ठीक है, ये सही है. Gives official status to one religion. मैंने क्या बोला था कि इंडिया इज अ सेकुलर नेशन. अभी के अभी अपनी बुक पलटो, स्टार्टिंग ऑफ द पेज आओ एंड अगर फर्स्ट पेज को आप पलट के देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक प्रियम्बल दिखेगा. प्रियम्बल, उसमें आप फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे तो वहां पे क्या मेंशन है? इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, सॉवरेन, सेकुलर रिपब्लिक नेशन. 5 टर्म्स मेंशन होंगे, उसमें एक सेकुलरिज्म मेंशन होएगा. एंड सेकुलरिज्म का मीनिंग क्या बताया था मैंने? कि इंडिया का कोई नेशनल रिलीजन नहीं है. हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन कुछ नेशनल रिलीजन नहीं है. इंडिया इज अ सेकुलर नेशन. सारे रिलीजन को इक्वल इंपॉर्टेंस देता है. सो ये स्टेटमेंट गलत हो गया. एंड क्या पूछा अपन से? रॉन्ग विच स्टेटमेंट. तो दैट दिस मीन्स कि ये वाला स्टेटमेंट विल बी करेक्ट इन द टर्म्स व्हाट क्वेश्चन हैज आस्क्ड. ओके, थर्ड भी देख लेते हैं. प्रोवाइड्स टू ऑल इंडिविजुअल्स फ्रीडम टू प्रोफेस एनी रिलीजन. आर्टिकल 25 अभी बताया था मैंने. ensures equality of citizens within religious communities. आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी जो बोलता है. मेमोराइज नहीं करने की जरूरत है, ये मैंने आर्टिकल्स ऐसे ही मेंशन कर दिए हैं. बस आप याद कर लेंगे कि मैंने किस तरह से मैंने आपको मेंशन करवाया था.
क्योंकि ये देखिए ये सारे आर्टिकल्स मेंशन्ड है और ये वाला सिर्फ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। सो राइट आंसर इज बी। नाउ सोशल डिविजन्स बेस्ड ऑन डैश आर पेक्यूलियर टू इंडिया, मैंने क्या बताया था, सोचो सोचो, कास्ट इज इंट्रिंसिक टू इंडिया, व्हाट डज दैट मीन। यूएसए में, यूरोप में, कहीं पे भी आपको कास्टिज्म देखने नहीं मिलेगा, वहां नहीं सोसाइटी डिवाइडेड है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में, वहां वाइट्स एंड ब्लैक्स का डिवीजन हो सकता है, डिफरेंट एथनिसिटी, जैसे हिटलर ने वर्ल्ड वॉर 2 किस रीजन की करी थी, ज्यूस एंड आर्यंस को डिस्टिंग्विश करने, सारे ज्यूस को मारने के लिए, तो एथनिसिटी थी। ज्यू क्या होती है, इट इज डिफरेंट टाइप ऑफ एथनिसिटी, ओके, एथनिक ग्रुप होता है। बट कास्टिज्म जो है वो किससे मेजॉरिटी किससे रिलेटेड है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया से, तो यहां पे क्या आएगा, कास्ट। सोशल डिविजन्स बेस्ड ऑन कास्ट आर पेक्यूलियर, पेक्यूलियर मतलब यूनिक टू इंडिया, किस चीज से, सिर्फ और सिर्फ इंडिया से यूनिक है, ओके। देखो आ गया। Now match list 1 and list 2 and select the correct answer using the codes given below. Now आंसर्स नहीं है ये आपको ऑप्शंस दिए गए हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किससे मैच है, बट मैं यहाँ पे ही मैच करके दिखा दूंगी, देन यू कैन टिक मार्क की जो आंसर में की है। अ पर्सन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर विमेन एंड मेन, ये बहुत ही अच्छा टर्म है, अभी बहुत रिसेंट टाइम बहुत ट्रेंडिंग टर्म जो बोलते हैं ना, इनमें से जो आपने सुना होगा अगर आप सोशल मीडिया अकाउंट्स पे हैं, बीट फेसबुक, बीट यूट्यूब, बीट इंस्टाग्राम, कि बहुत चीज़ें लोग क्लेम करते हैं एंड बहुत गलत मीनिंग भी निकालते हैं, जिसको सूडो फेमिनिज्म करके कुछ बोलते हैं, मैंने खुद ही बता दिया। तो इक्वल राइट्स ऑफ मेन एंड वुमेन दोनों के लिए जो बोलेगा दैट विल बी अ फेमिनिस्ट। अ पर्सन हु सेज दैट रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ कम्युनिटी, अभी चिल्ला चिल्ला के मैंने इतना बता दिया ये चीज, तो रिलीजन किससे रिलेटेड है, a person who says that religion is the principal basis of community, communalist, मैंने क्या बताया था, एक कम्युनिटी उसकी डिफरेंट बिलीव्स होंगी, वैल्यूज होंगी, डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग कर सकता है, तो उसको लगता है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि उसका रिलीजन जो है, उसके रिलीजन की कम्युनिटी जो है दैट इज मोर सुपीरियर, ओके ओके। A person who thinks that caste is the basis of community, he'll be a casteist. देखो ये कास्टिस्ट, ये बहुत अच्छा टर्म है कि देखो यहाँ पे कास्ट मेंशन है तो अपन ने एक टर्म लगा दिया है कास्टिस्ट। वैसे ही अगर आपने समझा होगा ये वाला शब्द सेक्सिस्ट, जो मेल और फीमेल में डिवीजन करता हो, जो भेदभाव करता हो बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स, तो उसे क्या बोलते हैं, सेक्सिस्ट, मिसोजिनिस्ट भी बोलते हैं, ओके। वैसे ही कास्टिस्ट इज डिफरेंट कास्ट, जैसे बीट ब्राह्मण और क्षत्रिय में जो डिस्टिंक्शन करता होगा, वैश्य शूद्राज में जो अपने कास्ट को सुपीरियर मानता है, तो ही विल बी कंसिडर्ड और शी विल बी कंसिडर्ड अ कास्टिस्ट, ओके। लास्ट देखते हैं, अ पर्सन हु डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस बिलीव्स, मतलब कि ये बहुत अच्छा पर्सन है। और अच्छा पर्सन मैंने क्या बताया था कि इंडिया नेशन अपने आप को क्या बोलता है, सेक्युलर, वाई, बिकॉज का कोई नेशनल रिलीजन नहीं है। तो इफ अ पर्सन जो डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा है कि आप हिंदू हो मुस्लिम हो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, अ सेक्युलरिस्ट पर्सन। अगेन इस्ट लग गया लास्ट में, सेक्युलरिस्ट मतलब हर रिलीजन को बराबर देखना, ओके। देखते हैं आंसर, ओके ठीक है, करेक्ट है आंसर सारे। Now here we are, I hope सबने enjoy किया हुआ NCERT solution वाला this video, which I also personally enjoy because अपन ने finally chapter complete करके भी enjoyed this question answer round। आगे और भी videos हैं, MCQ round, assertion reason based plus MIQs, जो आप और enjoy करेंगे because अगर आपने chapter साथ में पढ़ा हो तो उसके क्वेश्चन आंसर करना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही पूछे जाएंगे आपसे, चैप्टर का डेफिनेशन एंड आपसे उसका वर्ड का मीनिंग क्या है वो सब नहीं पूछा जाएगा। यू नीड टू आंसर सम क्वेश्चंस, उससे ही समझ आएगा कि एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या क्वेश्चंस पूछ सकता है CBSE, ओके। So here we are to end our lecture. I hope you people enjoyed.
मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी फ्री एजुकेशन इन इंग्लिश एंड इन हिंदी मीडियम बोथ। सीबीएसई बोर्ड के अलावा हम 5 अदर स्टेट बोर्ड को भी कवर करते हैं, विच आर दिल्ली, यूपी, बिहार, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। यहाँ पे क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश एंड वैदिक मैथ्स के कोर्सेज भी अवेलेबल है। दिस इज आवर वेबसाइट एंड दिस इज आवर ऐप। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड दीज आर अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जहां आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ई नोट्स एंड ई बुक्स को आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो लिंक है उसे क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर स्टडिंग।